ओके हेलो। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही एक स्पेशल चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो क्या है? कूलम्स लॉ। कह सकते हो कि जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कूलम्स लॉ ही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल तुम्हें पहले से मालूम है। और वो क्या है कि भाई मेरे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, बेसिकली अपोजिट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसमें खास बात ये है कि देखो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर फोर्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स तो लगा रहे हैं, साफ साफ हमें पता भी है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव जैसा भी, बट उस फोर्स की अगर वैल्यू निकालनी हो, उस फोर्स का अगर एक नंबर मैग्नीट्यूड पूरा निकालना हो, तब जिस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं वो क्या है? कूलम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। देखो क्या कि मेरे पास है पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज। अब इन दो चार्जेस के बीच में मैंने एक सेपरेशन डाला हुआ है, आर सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। अब अगर मान लो मुझे कूलम्स लॉ की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, सॉरी फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कूलम्स लॉ में उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं किस बात पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मास। अच्छा, इसको मैं लिंक करके थोड़ा सा बताता हूं। पिछले साल तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर दो बॉडीज हैं, अगर पहली का बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, और दोनों अगर कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? r, तो न्यूटन ने बोला था कि ये दोनों बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों बॉडीज के प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब उस बात पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एक ये चीज थी, याद होगी तुम लोग को बहुत अच्छे से। एग्जैक्टली सेम तरीके से कूलम्ब ने बोला कि दो जो चार्जेस हैं वो कितना फोर्स लगाएंगे, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहां से अब दूसरी चीज जिस बात पे फोर्स डिपेंड करता है वो क्या है? डिस्टेंस। कि पहला चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, फोर्स उस बात पे भी डिपेंड करता है। अब देखो कैसे। सबसे पहली बात तो अगर तुम दोनों चार्जेस को ध्यान से देखोगे तो दोनों चार्जेस में बात ऐसी है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बड़ा चार्ज बड़ा फोर्स। बट सेपरेशन पे वो साफ साफ तुम देखोगे तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो यानी जो फोर्स की वैल्यू है वो घटती जाएगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि दो मासेस पड़े हैं, ये दोनों मासेस के बीच में अगर m1 और m2 के बीच में अगर क्या है? r डिस्टेंस है, तो मेरे पास जो फोर्स होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। ये न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशन वाले में। ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? क्या होता है? Gm1 m2 by r स्क्वायर। तुमको याद होगा, है कि नहीं? ये बिल्कुल वैसा ही है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी फोर्स डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, अब इसी के नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। मैं दोनों चीजों को कंबाइन करूंगा, और जैसे ही कंबाइन करूंगा अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। तो ये जो k है, सिंपल सी बात है, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो मैं इसके बारे में अभी बात करने वाला हूं, तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को तुम और भी इलैबोरेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब k को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मतलब k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। कुछ नहीं है कि मैंने इसी चीज को इलैबोरेट करके लिख दिया, बट इसके बारे में अभी और बहुत डिस्कशन करना है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये और ये है फॉर्मूला फोर्स का, जहां पे क्या क्या चीजें पता है हमें कि Q1 और Q2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच में R का सेपरेशन है, और अगर F यानी दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो चीज तुम्हें निकालनी है, तो ये फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब हालांकि मुझे ये चीजें तो समझ में आ गई, बट अब ये और ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जो दो फोर्सेस जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा वो क्या है? F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 by r स्क्वायर, और दूसरा क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस के बारे में, मतलब फोर्स एक ही है, यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, मैंने बस ये जो k है इसको रिप्लेस कर दिया इस बड़ी सी वैल्यू से। चलो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास k है, इस k को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें और इजी कर देता हूं। बार बार मैं न्यूटन के फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं ना, कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या? Gm1 m2 by r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो G था वो क्या था? वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो भी एक तरीके से, ये जो कैपिटल G है वो भी एक कांस्टेंट ही था। एग्जैक्टली सेम तरीके से K भी क्या है? कांस्टेंट है, बट वो कौन सा कांस्टेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹
ओके कितनी वैल्यू फिर से देख लो, जैसे यहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है, बट तुम्हें इतना भयंकर वैल्यू को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, 9 × 10⁹ और ऑफ कोर्स इसकी यूनिट निकालना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं। यूनिट समझना कैसे, कि अगर तुम k को लिखोगे तो k का मतलब है f × r² डिवाइडेड बाय q1 q2, ठीक है। अब जो f है उसकी SI यूनिट मेरे पास कितनी होती है, न्यूटन, r की SI यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्ज है तो वो कूलम स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो इसकी यूनिट तो ये हुई, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। ये हो गया k के बारे में डिस्कशन। दूसरी चीज क्या है मेरे पास, ये क्या भयंकर सी चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है, परमिटिविटी का मतलब पहले समझाता हूं कि किसी भी चीज का जो एबिलिटी होती है, उसकी जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाने की। कोई भी मटेरियल है, जैसे वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, कोई भी चीज है, अगर मैं अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इसको जैसे ही मैं इलेबोरेट करूंगा, मैं ये लिखता हूं ना, तो यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं ग्रीक लेटर है और कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट, जिसका एक्चुअल नाम हमारे पास क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब कितनी उसमें कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की। और अभी तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की। हालांकि आगे और भी मटेरियल्स की बात करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम की या एयर की ही बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 8.85 × 10⁻⁻12। मैं फिर से बोलूंगा, तुम्हें इतनी बड़ी वैल्यू तो याद नहीं करनी, वो तो बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लिख दिया, बट सिर्फ इतना याद कर लोगे ना कि 8.85 × 10⁻⁻12। कहने का मतलब कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाने की, और उसके अंदर मतलब किसके अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। सिंपल सी बात है। बस ये नंबर कहीं ना कहीं ये भी एक कांस्टेंट है, इसी का एक इलैबोरेटिव वर्जन है ये, सिंपल सी बात। अब बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मैं ये तो दूंगा नहीं तुम्हें कि भाई ये एक पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, फोर्स निकालो। वो तो सिंपल फॉर्मूला तुम उठाओगे, सॉल्व कर दोगे, उतना भी आसान नहीं, बट हाँ थोड़ा सा सिंपल तो है कि एक फ्री पिथ बॉल है जिसका ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। कहने का मतलब है कि मेरे पास एक पिथ बॉल है जिसका मास मुझे दिया हुआ है 8 ग्राम, और उसके अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है, उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ओके। अब बोला यह है कि व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल। अच्छा, एक मेरे पास दूसरी पिथ बॉल है, उसके अंदर किस तरीके का चार्ज होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, और वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें पता करना है। अगर वो कहाँ है, फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो, यानी वो जो मेरे पास ए बॉल है वो ऊपर है, बी वाली बॉल नीचे है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। अब तुम्हें बोला है कि ऐसा कितना हो कि भाई वहां पे एक इक्विलिब्रियम बना रहे। मैं तुम्हें फिर से क्वेश्चन समझाता हूं, देखो कैसे होगा। कि सबसे पहली बात, पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी का चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे क्या बोला है कि मेरे पास जो पहली बॉडी है वो हवा में लटक रही है, दूसरी बॉडी नीचे है। अब फॉर श्योर क्या है कि ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जो क्या होगा, mg का क्या मतलब है, उसका वेट। वो अपना एक वेट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, उस बॉल को हवा में ही बैलेंस करना है। अब हवा में बैलेंस करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो नीचे वाला फोर्स है और ऊपर वाला फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, और जो बॉडी है वो हवा में इक्विलिब्रियम में, स्टेशनरी में रहे। अब तुम सोचो, जो मेरी पहली बॉल है वो दूसरी बॉल जो है, मैं चाहता हूं कि मेरी दूसरी बॉल पहली बॉल को क्या करे, ऐसे रिपेल करे। हवा ऊपर फोर्स लगाना है यानी उसको रिपेल करना। और रिपेल करने के लिए क्या होगा कि अगर भाई पहली मतलब इस वाली बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है,
तो फॉर श्योर इसके ऊपर भी मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ही चाहिए, ताकि वो उसको क्या कर सके, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बस वो उसको रिपेल करेगा, फोर्स मेरा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, काम बन गया। बस इतनी सी बात है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम के लिए नीचे लगता हुआ फोर्स और ऊपर लगता हुआ फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कि ये ऊपर लग रहा है जो फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, जो ये चार्ज लगा रहा है, और नीचे जो वेट लग रहा है वो। अब अभी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है K Q1 बाय आर स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना K का ही इलेबोरेटिव वर्जन ये लिखा। अच्छा, बहुत सही बात है। तो बस मैंने क्या किया, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को mg के बराबर रख दिया, और जैसे उन दोनों को आपस में बराबर रख दिया, अब मुझे करना कुछ नहीं है, बस वैल्यूज प्लेस करनी है। तो एक एक करके वैल्यूज प्लेस करना चेक करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास ये जो है, ये कहीं ना कहीं किसको रिप्लेस कर रहा है, K को रिप्लेस कर रहा है। और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। मैंने अभी ही तुम्हें 2 सेकंड पहले ये वाली वैल्यू बताई थी कि मेरे पास जो K की वैल्यू है वो कितनी है, 9 × 10⁹। वही मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, मेरे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, कि भाई ये मेरा पहला चार्ज 5 × 10⁻⁸ ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और Q2 की वैल्यू मुझे दी नहीं है, हमें ये चीज निकालनी है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए कि मुझे ये निकालना है। दोनों के बीच में R यानी सेपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात। और रही बात mg की वैल्यू यानी वेट की वैल्यू, तो सबसे पहले मास 8 ग्राम यानी किलो में इतना, ये भी मुझे दिया हुआ है। और g की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, हमेशा 9.8 होती है। इसके आगे फिजिक्स का काम खत्म होता है। ठीक है, और इसके आगे सिर्फ मैथमेटिक्स शुरू होती है कि भाई अब तुम्हें Q2 की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें सॉल्व करना है, मैथ आनी चाहिए, इतनी मैथ तो आती होगी। ठीक है, तो सारी की सारी चीज, मतलब इसको सबको दूसरी साइड भेजो और Q2 की वैल्यू निकाल लो। तो पॉजिटिव कैसे है, ये तो हमने लॉजिक से पता किया कि फोर्स ऊपर लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स है तो पक्का पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो हमने लॉजिक से पता किया। दूसरी चीज है कि Q2 की वैल्यू कितनी होगी, वो हमने कैसे पता किया, दोनों को इक्विलिब्रियम में रख के। ठीक है, इतनी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। 3 चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q, अच्छा 3 चार्जेस ये हैं हमारे पास, आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d/2 एंड d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus Q placed at x is equals to 0 is 0, यानी उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, तो मुझे Q की वैल्यू निकालनी है। चलो बहुत आसान है। सबसे पहले सेटअप देखो मेरे पास क्या है। सेटअप में पहली चीज तो मेरे पास ये है कि मेरे पास प्लस Q चार्ज ये रहा, ठीक है, और ये रहा दूसरा प्लस Q चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, इसीलिए मैं पहला चार्ज ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो वहां पे भी इसीलिए यहाँ पे भी कि पहला चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये और तीसरा ये। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पे कि सबसे पहली बात एट d/2 एंड d, तो कहने का मतलब कि अगर तुम यहाँ x एक्सिस बनाओगे ना, x एक्सिस, तो मेरे पास जो पहला चार्ज है वो कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल ही ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इस दूसरे वाले की बात करूं तो ये कहां लाई करेगा, d/2, 0, और मैं तीसरे वाले की बात करूं तो ये करेगा d, 0, इस पे लाई करेगा, है कि नहीं। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। पर यहां पे ये है कि हमें पता करना है कि अगर इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो अगर 0 है तो मुझे बताना है Q की वैल्यू। अब चलो लॉजिकली देखो होगा क्या कि जो मेरे पास प्लस Q यानी ये वाला जो चार्ज है वो ऑफ कोर्स उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो FA है वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं कि अब मुझे इक्विलिब्रियम करना है, अगर मुझे इस फोर्स को कैंसिल आउट करना है तो मुझे फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और दूसरी डायरेक्शन में अगर लगाना पड़ेगा तो पक्का ये चार्ज मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगेगा, फिर मैं पहले वाले फोर्स को क्या कर सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं। आ रही है बात समझ में। तो ये तो हमने सबसे पहले पता कर लिया कि चार्ज मेरा नेगेटिव होने वाला है लॉजिकली। ठीक, अब सिंपल सी बात है, एक ये रहा फोर्स, एक ये रहा फोर्स,
एफ ए जो फोर्स है वो इसकी वजह से है, एफ बी जो फोर्स है वो इसकी वजह से, और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, जो नेट फोर्स है यानी बॉडी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 है। तो सबसे पहले देखते हैं एफ ए की क्या वैल्यू होगी, एफ बी की वैल्यू। चलो एफ बी की वैल्यू देख लेते हैं। तो एफ, अगर तुम्हें फोर्स लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो तुम क्या लिखोगे, के, ये वाला चार्ज मेरा क्यू है और ये वाला चार्ज मेरा क्या है, कैपिटल क्यू है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2 होल स्क्वायर। तो ये हो गई फोर्स किसकी वैल्यू, एफ बी की वैल्यू, है ना। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय d/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन d/2 है। सिमिलरली अब तुम इन दोनों के बीच का अगर फोर्स देखोगे तो क्या होगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन है कैपिटल डी का स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि प्लस क्यू जो फोर्स लगा रहा है एफ ए, वो कितना हुआ, के क्यू बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ साफ साफ बोला है नेट फोर्स 0 है, यानी अगर तुम दोनों फोर्सेस का एक तरीके से सम करोगे, है ना, वेक्टर सम भी बोल सकते हो वैसे तो, बट इसको दोनों तरीके से कुछ भी बोल सकते हो कि भाई सबसे पहली बात तो हाँ, दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होने वाला है। पहली बात तो ये भी चीज कह सकते हो तुम, चाहे तो तुम ये भी बोल सकते हो कि हाँ एफ के ऊपर यानी ए जो फोर्स लगा रहा है और बी जो फोर्स लगा रहा है वो दोनों ए फोर्सेस भी क्या होने वाले हैं, बराबर। तो जो भी तुम बोलना चाहो ठीक है, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो हाँ, नेट फोर्स सम, फोर्सेस का सम भी 0 है, या फिर पहला फोर्स और दूसरा फोर्स बराबर है, दोनों में से कुछ भी बोलो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मेरे पास ये रहा पहला फोर्स, ये रहा मेरे पास दूसरा फोर्स। अगर जरा नोटिस करो मैंने कुछ किया है, ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करिए, इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करिए। अब यहाँ कॉमन निकाल के देखते हैं, कॉमन क्या क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा के क्यू बाय डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे तो बचेगा कैपिटल क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये जो 1/2 है वो अल्टी पल्टी मार के ऊपर चला जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब ऑफ कोर्स ये वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये जो बची हुई वैल्यू है यानी इसको मैं पुट करूंगा 0 के बराबर, यानी q प्लस 4q इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू कितनी आएगी, -q/4। ठीक है, चेक करके देख लो। तो पहले ही हमें ये तो पता लग गया था कि ये वाला जो चार्ज है वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ये तो हमें पहले ही पता लग गया था। अब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया q/4, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो नेक्स्ट चीज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कई बार कंफ्यूजिंग भी फील होता है, बट मैं तुम्हें इजी करने का कोशिश करूंगा इस चीज़ को। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस को मैंने r डिस्टेंस से अगर सेपरेट किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, होने क्या वाला है कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 q1 q2/r²। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा और तब से हम यही यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स इन वैक्यूम, है ना। कहने का मतलब जब हमने इस चीज को डिफाइन किया था तो हमने इसे क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जब भी हम वैक्यूम की बात करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं। ओवरऑल ये जो चीज है वो हमारे लिए क्या है, एक के है। ठीक है, के बहुत अच्छी बात है। बट क्या हो अगर मान लो मैं इस मीडियम को किसी दूसरी चीज से भर दूं। ठीक है, कहने का मतलब अभी इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। बट क्या हो अगर मैं पहला चार्ज और मेरा जो दूसरा चार्ज है इन दोनों के बीच में क्या भर दूं, इन दोनों के बीच में कोई एक पर्टिकुलर मीडियम भर दूं। वाटर भर सकते हो, हनी भर सकते हो, या कुछ भी दूसरा मीडियम, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब जो मेरे फोर्स की वैल्यू होगी उसमें हम स्लाइट चेंज देखेंगे कि ये था मेरा फोर्स एक पर्टिकुलर वैक्यूम में और ये है मेरा फोर्स किसी भी मीडियम में, वो जो भी मीडियम जो मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, ग्लास का, वाटर का, कुछ भी सोच लो तुम यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो उस मीडियम का जो मेरे पास एक नंबर है, उस मीडियम को डिफाइन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, वो क्या है, के। अच्छा, ध्यान रखना यहाँ एक बहुत ही छोटी सी कंफ्यूजन मैंने देखी है सबके बीच में कि ये जो चीज है ये भी के लगती है और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी के है। देखो फर्क है। सबसे पहले तो इन दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूं, अगर मैं इसका और इसका रेशियो लूं तो होगा क्या, 1/4πε0 1/4πε0 q1 q2/r², q1 q2/r², ये आएगा। यानी अगर मेरे पास जो ये वाला के है, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी ही ध्यान से मेरी बात सुनो।
जो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोलते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वो एक्चुअल में के है, ठीक है, वो के से ही उसको डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁹ होती है। यहाँ पे ये वाला जो के है मेरे पास, ये के नहीं है एक्चुअली, ये ग्रीक लेटर होता है जिसको हम बोलते हैं कप्पा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जब भी तुम इसे बनाओगे तो के तो तुम यूजुअली बड़ा सिंपल ऐसे बनाते हो, इसको बनाते समय ना तुम थोड़ा सा ऐसे कर देना, या फिर कुछ भी उसको के से डिफरेंट बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये एक तरीके से रेशियो है किस किस के बीच में, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? चलो और भी कुछ समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। जैसे कोई भी मीडियम है, उसका मान लो के मान लो, तो फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए भी लगभग 1 ही होती है ना, अप्रोक्सीमेटली 1। मेटल्स के लिए ये वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, मतलब इन्फिनिटी मतलब समझ लो इन्फिनिटी है कि नहीं। और वही अगर मैं बात कर दूं क्या, वाटर के बीच में के लिए जो ये वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई मान लो मेरे पास ऐसे 2 चार्जेस हैं, ठीक है, ये पहला 2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में मतलब Q1 Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। जो भी है तुमने फोर्स की वैल्यू निकाली, और मान लो, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट मान लो फोर्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 800 न्यूटन है। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है ये कहीं और नहीं है, वैक्यूम के अंदर है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, K Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब भी कोई बॉडी, जब भी चार्जेस वैक्यूम में पड़े होते हैं। पर अभी मैंने देखा कि अगर मान लो मैं किसी दूसरे मीडियम में रख दूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इन दोनों के बीच में वाटर लगा दूं, तो वाटर लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, के जैसा कुछ, जिसको हम कप्पा बोलते हैं, या फिर बेसिकली इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। मुझे ये चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और बेटर रहेगा कि मैं इसको ऐसे भी बोलूं कि किसी भी फोर्स में अगर मीडियम में मुझे निकालना है तो क्या है, वैक्यूम के फोर्स को तुम बस इससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब देखो कि यहाँ पे होगा क्या कि मेरा फोर्स जो वैक्यूम में आया वो अभी हमने कितना निकाला था, 800 न्यूटन। मतलब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वही फोर्स इन वाटर कितना होने वाला है, 800 को मैं डिवाइड करूंगा के किसके के से, वाटर के के से, ठीक है। और चेक करते हैं कि जरा इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरे पास 80, यानी डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 10, यानी 10 न्यूटन ही बची। कहने का मतलब 2 चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर 800 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे वैक्यूम में, वो सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, कब, जब उनको मैं वाटर में प्लेस कर दूंगा तब, ठीक है। तो ये फर्क है, ये चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुम्हें याद होगा जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते थे ग्लास के लिए, डायमंड के लिए, वाटर के लिए, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग मीडियम्स के लिए। और अगर तुम्हें ये के वाला कंसेप्ट नहीं पसंद आ रहा होगा ना कि भाई ये भी के है, ये भी के है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और ये मेरे लिए क्या है जिसमें इसकी वैल्यू, एग्जांपल वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है, तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसको समझने के लिए और भी तरीके से समझ सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं, और वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि जब भी रिलेटिव डेंसिटी, याद होगा तुम्हें कि अब भी जब भी हम किसी भी दुनिया में किसी भी चीज की डेंसिटी जब भी वाटर से कंपेयर करा करते थे तो वो रिलेटिव डेंसिटी होता था। वैसे ही अगर मान लो मैं किसी भी बॉडी का परमिटिविटी को कंपेयर करता हूं परमिटिविटी वैक्यूम से, अगर मैं कंपेयर करता हूं जिसकी वैल्यू हमें मालूम है ना 8.85 × 10⁻12 होती है, कि दुनिया में किसी भी मटेरियल की अगर मैं परमिटिविटी वैक्यूम से कंपेयर कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी, कि बस ये सिंपल सी बात है, एक रेशियो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का किस किस के बीच में, मटेरियल और वैक्यूम के बीच में। इसकी वैल्यू मुझे हमेशा से मालूम ही है, उस मटेरियल के लिए मुझे मिल जाएगी वैल्यू। तो हाँ, अगर तुम्हें ये लिखना पसंद नहीं हो रहा है तो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, एट द एंड बात तो सेम ही रहने वाली है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही अलग ही तरीके का कंसेप्ट जिसको समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, कि मान लो मेरे पास पहले से ही एक डाई इलेक्ट्रिक है, यानी मेरा पास पहला चार्ज
और दूसरा चार्ज, और इनके बीच में मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक प्लेस करा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी सी बात है। फोर्स लिखने जाओगे उस पर्टिकुलर मीडियम में तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो भी मटेरियल तुमने यूज किया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो तुम चाहते हो कि ये जो फोर्सेस थे, ये मतलब ये दोनों अभी जो फोर्स लगा रहे हैं ये तब भी उतना फोर्स लगाएं जब मैं इन दोनों के बीच में से ये मटेरियल हटा दूं तो, ठीक है। इमेजिन करो कि अभी तो दोनों के बीच में ऐसे मटेरियल लगा हुआ है, और क्या हो अगर मैं इन दोनों के बीच का मटेरियल हटा दूं, और मैं अभी भी चाहता हूं कि दोनों के बीच का फोर्स बराबर हो, तो ऑफ कोर्स मुझे डिस्टेंस बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चार्ज तो बदल नहीं सकता, दोनों के दोनों चार्ज जो हैं वो दोनों टाइम पे सेम है। तो मैं कुछ ना कुछ करके ये डिस्टेंस जो है वो क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा या कुछ करूंगा, ताकि जो मेरे पास वैक्यूम के अंदर फोर्स है वही मीडियम के अंदर फोर्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये मेरी ये भी टेक्निक है, मतलब मैं ये करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास ये सेटअप है, इसी सेटअप का दूसरा वर्जन जहां पे हो क्या रहा है कि मैंने बस यहां से ये वाला जो मीडियम है वो हटा दिया। हटाने के बाद अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। और वैक्यूम है तो ऑफ कोर्स पहले डिस्टेंस r था, तो अब मुझे डिस्टेंस बदल के क्या करना पड़ेगा, r डैश, मतलब कुछ एक डिस्टेंस करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है, वही तो मैं निकालने वाला हूं कि कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि इसमें अब तुम फोर्स लिखोगे वैक्यूम के अंदर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी चीज है। यही कंडीशन ये है कि इन दोनों ही केस में मेरा जो फोर्स है वो क्या है, बराबर है, इसलिए क्योंकि यहां मैंने डिस्टेंस थोड़ी सी वेरी कर दी है। अगर फोर्स दोनों केस में बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला फोर्स जो कि यहां मैंने लिखा हुआ है और ये वाला फोर्स यहां पे जो लिखा हुआ है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। सेम चीज ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, सिर्फ बचेगा KR स्क्वायर इज इक्वल्स टू r डैश का होल स्क्वायर। कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि मेरे पास जो r डैश की वैल्यू है वो किसके बराबर है, कहीं ना कहीं रूट के इंटू r है। चेक करके देख लो, विश्वास नहीं हो रहा तो, ठीक है। तो ये हो गई मेरे पास रूट के r के बराबर। कहने का ओवरऑल मेरा मतलब क्या है, पॉइंट ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि यहां से मैं ये डाइलेक्ट्रिक हटा दूं और फिर भी फोर्स उतना ही रहे, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मुझे बढ़ा के या घटा के या जो भी है, इस डिस्टेंस को मुझे चेंज करके इतना डिस्टेंस करना पड़ेगा, है ना। मतलब पुराने वाले डिस्टेंस को रूट के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, इतनी सी ही बात है। अब ये मैंने इसलिए तुम्हें कराया कि मान लो तुम्हारे पास एक दूसरे तरीके की सिचुएशन हो। सिचुएशन क्या है कि मेरे पास ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, बट फर्क ये है कि अब मैं पूरे यहां से लेकर यहां तक पूरे में डाइलेक्ट्रिक लगाने की जगह सिर्फ और सिर्फ इसके हाफ पोर्शन में, यानी आधे ही पोर्शन में, या फिर आधा भी नहीं बोलूंगा मैं, कुछ पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक लगा रहा हूं। कहने का मतलब इमेजिन कर लो कि चलो यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ कोई वाटर है, चलो मान लो, और यहां से यहां तक क्या है, वैक्यूम है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तुम फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। कि मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस मेरे पास r है, तो अगर t थिकनेस में मैं डाई इलेक्ट्रिक लगाता हूं तो बचा हुआ r माइनस t में मेरे पास क्या होने वाला है, वैक्यूम होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने अभी के अभी तुम्हें यह बताया कि अगर तुम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हटाओ, मतलब डाई इलेक्ट्रिक को हटाओगे और तुम देखोगे कि उसको इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो वो कितना होता है, r डैश इज इक्वल्स टू रूट के इंटू r, हाँ या ना, है ना। तो यानी यहाँ पे अगर ये t डिस्टेंस पे मैंने डाइलेक्ट्रिक लगाया हुआ है और अगर मैं इसे हटा दूं और सिर्फ वैक्यूम कर दूं, तो मैं ये लिख दूंगा कि जो मेरे पास नया डिस्टेंस आएगा, t डैश बोल लो या जो भी बोल लो, वो कितने बराबर होगा, रूट के इंटू टी, यानी पुराने डिस्टेंस के रूट के टाइम्स नया डिस्टेंस आएगा। कहने का मतलब ये सेम चीज इक्विवेलेंट है इसके भी, ठीक है। अब मैंने किया क्या है कि देखो, अब पूरे इतने मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, उसकी जगह अब पूरे ही मीडियम में क्या है मेरे पास, फ्री स्पेस है। अब फ्री स्पेस है जिसमें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो तो ज्यों का त्यों रहने वाला है, r माइनस टी, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। बट मैंने इस वाले डिस्टेंस को रिमूव कर दिया और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, रूट के इंटू टी, क्योंकि अब मैंने उसकी जगह फ्री स्पेस डाला है। तो कह सकता हूं कि अगर जो पूरा डिस्टेंस पहले था वो क्या था, t प्लस r माइनस टी, ये था पहले पूरा डिस्टेंस।
अब जो मेरे पास डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रूट के इंटू टी प्लस आर माइनस टी। जहां पे अगर तुम नोटिस करो कि ये चीज जो थी वो तो जैसी थी वैसी ही रही, बस इसको मैंने बदल के यहां से ऐसे कर दिया। आ गई बात समझ में? बस अब ये आ गया समझ। तो इसके बाद तुम्हें फोर्स लिखना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये, यानी आर माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फिर बोलूंगा, तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई फॉर्मूला है और याद करना है। ऑफ कोर्स अगर तुम याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद करते हो तो अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया तो सब कुछ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले से ज्यादा इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ टी से रूट के टी पे कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद तो फॉर्मूला लिखना कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं, ये चीज बहुत चीज नहीं है, बस कंसेप्ट समझो। और एक बार को फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है, कंसेप्ट याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और इसको समझना नॉर्मल सी बात तो तुम्हें पता ही है कि जो मेरे पास फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऑफ कोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन वगैरह भी होगी। इसीलिए हम जो हमारा फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। तो पहला जो तरीका होता है इसमें क्या है कि मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कूलम्स लॉ लिख दूं। कहने का मतलब, मैं सेटअप समझाता हूं तुम्हें। वही पहला चार्ज, वही दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यहां से लेकर यहां तक का वो आर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम इमेजिन करो कि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो F21 है, यानी दूसरी बॉडी पे पहली बॉडी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ऑफ कोर्स रिपल्सिव माने इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसी फोर्स को मैं एक और इस फोर्स के डायरेक्शन को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मेरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है तो r भी यानी डिस्टेंस भी यानी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं इसका भी एक क्या बना सकता हूं, यूनिट वेक्टर बना सकता हूं। रीजन यही है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चाहे तुम दुनिया में किसी चीज को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा मेरे पास वही जो तुमने यहाँ पे लिखा था। तो बदलाव कोई भी नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा क्या कि मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन भी आ जाएगी और उसके मैग्नीट्यूड में भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे डायरेक्शन तो दे रहा है बट मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं देता। बस इसीलिए मेरा फोर्स जो है मैं उसे ऐसे लिखूंगा। पहले भी ऐसे ही लिखते थे, अब भी ऐसे ही लिख रहे हैं, बट फर्क क्या है कि अब जो मेरा सेकेंड बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी तक यही लिख रहे थे, बस आर कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं, और ये करने से हमें मिल क्या रहा है, कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन मिल रही है। कि मुझे पता था इसकी डायरेक्शन ये है और डिफाइन करना बहुत आसान हो गया अगर मुझे आर कैप की डायरेक्शन पता है। बस तो यही चीज है, यहाँ ध्यान रखना क्या क्या चीजें। आर मेरे लिए दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, और F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन चार्ज 2 सेकेंड बॉडी पे कितना चार्ज लग रहा है ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, पहली बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, सॉरी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का एक और वर्जन होता है जो कि एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी जरूरी है। क्यों? वो होता है पोजीशन वेक्टर की वजह से। कहने का मतलब, इमेजिन करके देखो कि मेरा ऐसा सेटअप है जो कि वाई एक्स एक्सिस के अलोंग में डाल रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है कि मान लो मेरे पास जो पहला चार्ज है वो यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, वही ये जो पहला चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैं F21 बोल रहा हूँ। ये चीज तो सेम है, जो पहले थी वही है, इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं है कि भाई वो एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है जिसको मैं F21 बोलूंगा। और ये कैसा फोर्स है, सेकेंड बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है फर्स्ट बॉडी की वजह से, यही वही वाला फोर्स है। बट इस बार मेरे पास जो पहली बॉडी है वो ओरिजिन के हिसाब से उसकी जो पोजीशन है, ओरिजिन मतलब 0,0 ये वाला पॉइंट। तो जब भी हम पोजीशन डिटरमाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो हमेशा ओरिजिन से लिखते हैं कि जो मेरा पहला चार्ज है वो ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पे है R1 पोजीशन पे। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा चार्ज है वो ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पे है, यानी R2 पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है
दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बोलूँगा तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम r21 बोलते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। r21 का क्या मतलब होता है कि वो होता है r2 माइनस r1, ठीक है, वो होता है R2 माइनस R1। सिमिलरली अगर तुम R12 लिखोगे तो वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। बट अब अगर तुम्हें ये बात भी अभी नहीं समझ में आ रही है तो इसको ऐसे समझ के देखो कि तुम्हें याद होगा कि एक रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका हेड से हेड मिल रहा हो और टेल से टेल मिल रहा हो। याद है? नहीं याद तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे तुम एरो देख रहे हो ना, तो मेरे पास ये जो एरो है इसका ये हेड है, ये इसका टेल है। तो यहीं पे अगर कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ हेड से हेड मिल रहा है और यहाँ पे टेल से टेल मिल रहा है। किसका? R2 का, ठीक है। R2 का हेड से हेड मिल रहा है और टेल से टेल मिल रहा है, इसीलिए वो एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, नेट वेक्टर है, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर जो भी बोलना चाहो। तो उसकी वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि R2 माइनस R1, ठीक है ना, कि मेरे पास जो R2 है वो एक तरीके से दोनों ही वेक्टर्स का सम है, इसीलिए वो रिजल्टेंट वेक्टर है। बट वही है कि तुम्हें R2 का मतलब थोड़ी है, तुम्हें R21 से मतलब है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये इन दोनों के सम के बराबर है, बट मैं उसको जब उस दूसरी साइड भेज दूंगा तो वो सबट्रैक्ट होते जाएगा, यानी R2 माइनस R1। तो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए इसके रिजल्टेंट होने का यूज कर लिया और उसको डिफाइन कर दिया। तो यानी अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं इस R21 को डायरेक्शन की तरह इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे इस R21 की डायरेक्शन और मेरे फोर्स की डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम है। अगर वो दोनों चीजें सेम है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। कैसे? फोर्स ऑन लाइक F21। F21 का क्या मतलब है कि सेकेंड बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है फर्स्ट बॉडी की वजह से। अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बट फर्क ये आ जाएगा कि अगर मैं इसको एज अ डायरेक्शन यूज कर रहा हूं, R21 को डायरेक्शन की तरह यूज कर रहा हूं, तो ये कोई यूनिट वेक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो तुम कर क्या रहे हो कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, कि एक्चुअल में फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से कि तुम क्या करो, नीचे लिखो R²। बट अगर तुम ऊपर भी एक R से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें नीचे भी R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं तुम्हारी जो मर्जी है तुमने जहां मल्टीप्लाई कर दिया। जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड करोगे। पिछले में चल गया क्योंकि वो 1 था, उसका मैग्नीट्यूड 1 था, इस बार नहीं है। तो इसीलिए हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास नीचे R21 है ना, और मान लो उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर है और ऊपर कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी के लिए, तो अगर मैं R21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर, तो मुझे नीचे भी R21 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके वजह से जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वहां पे क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, R21 बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि ये जो चीज है ये मेरे को क्या दे रही है, मेरे फोर्स की डायरेक्शन दे रही है, बस फोर्स के डायरेक्शन को देने में हेल्प कर रही है। और इसको और इलैबोरेट करके अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इस वाले डेटा का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे पुट प्लेस करने के लिए। तो देखो कैसे होगा कि बस मैं कर क्या रहा हूं, मैं R21 की जगह उसकी जो वैल्यू थी ना R2 माइनस R1 जो हमने ऑलरेडी निकाली थी, बस उसी को हम क्या कर दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं। तो प्लेस करने के बाद क्या होगा, यही मैंने यहाँ डाल दिया और इसी को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। ये जो मेरे पास फोर्स के नए फॉर्मूले हैं, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बट समझो इसका पॉइंट क्या है कि मैं फोर्स को एज अ वेक्टर फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बट यहां ध्यान ये रखना कि अगर तुम वेक्टर से बचा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हें वो करना चाहिए, पहला तुम्हारा वो होना चाहिए। बट अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना वेक्टर के नहीं हो पाएंगे, या फिर वो क्वेश्चन ही ऐसा है जिसको तुम्हें वेक्टर में ही फॉर्म करना है, तभी दिक्कत आती है। मोस्ट केसेस में तुम्हें मालूम है कि भाई मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे तो सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो तुम्हें साफ साफ पता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। या फिर अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो फिर से तुम्हें पता है कि साफ साफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मोस्टली डायरेक्शन पता होती है, इसलिए टेंशन नहीं होती, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, और अगर इसको करना ना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, तो बिना उसके भी करोगे तो, बट अगर तुम बिना वेक्टर के करोगे ना तो तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो अगर तुम्हें वेक्टर्स को यूज करना आता है, कोऑर्डिनेट्स पता करना आता है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसकी हेल्प से। देखो किस हिसाब से, सबसे पहली बात मेरे पास यहाँ पे क्या है कि तीन चार्जेस को
वहाँ ट्रायंगल के 3 को उस पे एजेस पे रखा हुआ है, वर्टिसेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि हर साइड मेरे पास 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर की है, ठीक। तो तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना है, ठीक है। अगर तुम ऐसे भी अगर सोचो तो होगा क्या कि भाई जो मेरे पास Q3 है वो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, Q1 जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो है वो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि मेरे पास जो Q1 है इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके वजह से, और इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके वजह से। फिर से दो फोर्सेज आ ही गए ना तुम्हारे पास जिनके बीच में एक एंगल है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी फोर्सेज एंगल पे होते हैं तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म यूज करना ही करना पड़ता है। बट वही है, इसको वेक्टर फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब मैं मान लूंगा कि ये ट्रायंगल जो है मैंने वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रख दिया इस तरीके से कि जो मेरा पहला चार्ज है उसको मैंने कहाँ पे रखा है 0,0,0 पे, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज है वो 1,0,0। क्यों? बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रायंगल का हर साइड है वो 1 मीटर का है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में 1 आएगा, बाकी दोनों तो ऑफ कोर्स 0 होंगे। अब थर्ड वाले की बात करूं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करूं तो वो बिल्कुल बीच में पॉइंट करेगा, इसीलिए वो 1 का आधा 0.5, ठीक है। जेड एक्सिस की बात करूं तो वो अभी भी क्या होने वाला है 0 होने वाला है, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। बट अगर तुम वाई एक्सिस की बात करो, यानी अगर इस डिस्टेंस की बात करो, तो ये निकालने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? ये हो गया तुम्हारे पास 0.5, ये हो गया तुम्हारे पास 1, हर साइड 1 है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, √1² माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, जिसको तुम सॉल्व करोगे तो √3/2 आएगा और 0.87 आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये चीज कैलकुलेशन है, पाइथागोरस है, इतना तो तुम कर सकते हो इजीली। तो अब इसको करने के लिए नेट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या कि पहली बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से। कहने का मतलब दो फोर्स ही लग रहे होंगे, हम सिर्फ Q1 की बात करें तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स Q3 की वजह से, एक फोर्स Q2 की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं कि Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, तो Q2 कितना फोर्स लगा रहा होगा, K Q1 Q2 बाय ये वाला जो फॉर्म था हमारा वेक्टर फॉर्म का, वो जो हमने पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखा था वही लिखेंगे कि R1 का मतलब है कि Q1 की क्या पोजीशन है, R2 का मतलब है Q2 की क्या पोजीशन है, और R1 माइनस R2 तो तुम सब्ट्रैक्ट करके कर ही सकते हो। अब जरा देखो, पोजीशन लिखना हमेशा ना जब भी तुम्हारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो तो सबसे आसान होता है। क्यों? जरा देखो एक एक करके कि सबसे पहले अगर तुम R1 की वैल्यू पोजीशन लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे। R1 की पोजीशन हो जाएगी मेरे लिए इस तरीके से 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, हाँ या ना, ये हो गई मेरे लिए R1 की वैल्यू। और सिमिलरली अगर तुम क्या कहते हैं Q2 की बात करोगे, R2 के पोजीशन की बात करोगे तो क्या आएगा 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। बस यही वाली बात है। तो यानी जब तुम R1 माइनस R2 करोगे, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो तुम्हारे पास इनमें तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ यही वैल्यू है जो कि तुम्हें क्या लाके देगी, 1 लाके देगी। अब अगर वो 1 लाके देगी तो तुम डिनोमिनेटर में तो क्या लिख सकते हो, सिंपली 1 का क्यूब। और जब पोजीशन लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि R1 माइनस R2 यानी 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, J और K तो मेरे खत्म ही हो गए, बचा क्या सिर्फ ये, वो भी एक नेगेटिव के साथ, है ना। तो मेरे पास होगा क्या कि यहाँ पे हम प्लेस करने वाले हैं जब भी, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास माइनस आई कैप, ठीक। बट यहाँ एक रूल बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में रखना कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म करते हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म करते समय तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे चार्ज Q2 या Q1 या कोई भी एक चार्ज या दोनों चार्ज अगर वो नेगेटिव है तो तुम्हें माइनस साइन भी प्लेस करना पड़ेगा। यूजुअली जब तुम वेक्टर फॉर्म नहीं यूज करते हो, F को जब K Q1 Q2 बाय R² रखते हो, तो मैं बोलता भी हूँ कि तुम्हें माइनस प्लस रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि आइदर फोर्स रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, तो तुम अपने हिसाब से प्लस माइनस लगा सकते हो। यूजुअली बिना वेक्टर फॉर्म के प्लस माइनस डालने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे तुम ध्यान रखना ये जो नेगेटिव है इसको यहाँ पे प्लेस करना बहुत जरूरी है। प्लेस करने के बाद ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये। सिमिलरली अगर मैं ये चेक करने जाऊं
कि होगा क्या कि अगर मान लो मेरे पास F2 वो क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, मतलब उसके ऊपर मैंने जैसा बोला था दो फोर्स लग रहे होंगे, एक Q2 की वजह से, एक Q3 की वजह से। तो वही बात है कि अगर मैं देखूं कि उसके ऊपर जो दूसरा फोर्स है जो Q3 लगा रहा है वो कितना लगा रहा होगा, वही K Q1 Q3 बाय R1 माइनस R3 एंड R1 माइनस R3। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना नीचे मॉड लगा हुआ है तो इस मॉड की वजह से ही ना सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो उसकी मैग्नीट्यूड है वही बाहर आता है, और यहाँ कोई मॉड नहीं लगा इसीलिए वो वेक्टर फॉर्म में रहता है। बस अब वैल्यू प्लेस करते हैं कि सबसे पहले इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, सब तो तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। फिर से जो डिस्टेंस होने वाला है वो ऑफ कोर्स 1 क्यूब होगा। और सही बोलूं तुम्हें इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ नोटिस भी कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, या फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, सबके ही बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। तो यहाँ मॉड वाले में केस में यानी डिस्टेंस वाले केस में तो तुम मनचाहा डाल सकते हो। हाँ, रही बात जब मैं बात करूंगा यहाँ पोजीशन की, तो एक एक करके सबट्रैक्ट करते हैं। मुझे करना क्या है, R1 माइनस R3, 0 माइनस 0.5 यहाँ लिखा हुआ है, 0 माइनस 0.87 यहाँ लिखा हुआ है, और 0 माइनस 0 ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बस तीनों चीजें लिख दी, और लिखने के बाद अगर तुम नोटिस करोगे तो होने क्या वाला है, आई कैप के केस में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 0.5, यहाँ बचेगा माइनस 0.87, ये आई कैप के साथ, ये जे कैप के साथ, और उसको मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये, मैं तो बोलूंगा एक बार चाहो तो तुम ये सब चीजें कैलकुलेशन के साथ चेक कर सकते हो। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि अब मेरे पास दोनों फोर्सेस आ चुके हैं, मेरे पास F1 की वैल्यू भी आ चुकी है, F2 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब दोनों वैल्यूज आ चुकी है, उनको सिंपल तुम्हें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये। तो बस ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। F1 भी हम पिछले स्लाइड में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही F2 की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दो तो वो नेट फोर्स आ गया। अब ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, तब तुम क्या नॉर्मल वाला कर पाओगे, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। तब जो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब इसी वेक्टर वाली कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और हम कहाँ पहुंचेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, अच्छा डेफिनेशन पढ़ोगे तो बड़ा ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बट मैं इसे सिंपल करके समझाता हूँ तुम्हें कि मान लो मेरे पास कोई ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Q1, उसके अराउंड एक दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज Q3, चौथा चार्ज Q4। अब तुम्हें साफ साफ बात मालूम है, और भी हो सकते हैं, पांचवा छठा बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अगर तुम सोचो कि मेरे पास जो सेकंड है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पक्का इस पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, F12 रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेगा, F14 चौथा चार्ज भी उसको रिपेल करेगा। बट अगर मैं बात करूं Q3 की, तो Q3 एक नेगेटिव फोर्स है और नेगेटिव चार्ज है, और ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फॉर श्योर उसको क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। अब तुम नोटिस करोगे कि इस बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, बट सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शंस में। तो जब भी अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो ऑफ कोर्स तुम्हें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ही यही है कि अगर तुम्हें मान लो टोटल फोर्स निकालना है कि किसी भी बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये चीज तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें करना क्या है कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो जैसे मैं वेक्टर सम करूंगा F12, F13, यानी चौथी बॉडी, तीसरी बॉडी, दूसरी बॉडी, मतलब जितनी भी बॉडीज फोर्स लगा रही है सबका वेक्टर सम कर दो, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। बस यही चीज करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि भाई मेरे पास तीन चार्जेस हैं, एक +10 कूलम्ब, एक -10 कूलम्ब और एक +5 कूलम्ब, ठीक है। तीनों को हमने क्या रखा है, A, B और C पर, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के उस पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब रखा हुआ है, और हर साइड यानी जो मेरे पास सारी की सारी साइड्स हैं वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें निकालना है कि उस बॉडी के ऊपर नेट रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा होगा, किसके ऊपर, बेसिकली चार्जेस कौन सी वाली बॉडी, A वाली बॉडी के ऊपर, यानी यहाँ पे जो +5 कूलम्ब है इसके ऊपर कितना नेट रिजल्टेंट फोर्स है ये निकालना है। सबसे पहले खुद सोचो कि भाई ये वाला जो चार्ज है मेरे पास, ये इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में।
ठीक, तो सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं दोनों कितना लगाएंगे। अगर मैं पहली बॉडी पहला फोर्स अगर बात करूं कि जो मेरे पास B है वो A को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, आर स्क्वायर बस ये हो गया, मतलब आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही करोगे तो तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 180 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। जैसे ही तुम्हारे पास F1 की वैल्यू आई, अब तुम्हें F2 की वैल्यू निकालनी है। F2 का मतलब -10 कूलम वाला कितना लगा रहा है, तो वही K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स उतना ही आएगा। अगर तुम बात करो कि B कितना फोर्स लगा रहा है और C कितना फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, A के ऊपर, तो वो बराबर है दोनों केस में, बस फर्क इतना ही है। देखो 180 न्यूटन 180 न्यूटन, फर्क इतना है कि ये जो है वो उसको रिपेल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ अगर तुम्हें नेट फोर्स निकालना है तो तुम्हें मालूम है ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, पहले फोर्स का स्क्वायर दूसरे फोर्स का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, सिंपल इसके बराबर है और कुछ भी नहीं। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना तुम्हें। कि अगर नोटिस करो कि पहले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है 180 है, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 180 है, 180 तो डाल दिया। रही बात एंगल की, क्या एंगल है इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा एंगल, कितना एंगल प्रेजेंट है पता करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होगा यहां से लेकर यहां तक, वो मेरे पास एंगल कितना होने वाला है, 180 डिग्री। अब टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, बट अगर मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करूं, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल, यानी यहां से लेकर यहां तक, इस वाले एंगल को तुम देखोगे तो कितना है, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑफ कोर्स जो बचा वाला एंगल है यहां से लेकर यहां तक का, वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बात तुम्हें मालूम है बहुत अच्छे से। तो cos थीटा की वैल्यू cos 120 और cos 120 होता है -1/2 के बराबर, यानी -1/2, यानी इससे कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली तुम्हारा नेट फोर्स भी 180 न्यूटन आएगा। तो तुम सोचोगे अरे यार फर्क क्या है, फर्क क्या है कि भाई मेरा दोनों फोर्सेस भी इतने ही है और मेरा नेट फोर्स भी 180 न्यूटन है। फर्क क्या है, डायरेक्शन का। ये फोर्स की डायरेक्शन अलग है, ये फोर्स की डायरेक्शन अलग है और इस फोर्स की डायरेक्शन अलग है। ठीक है ना, इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो तुम्हें निकालने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या मेहनत है कि चलो मान लो कि मेरे पास ये जो वाला फोर्स है ना F2 के इस रिस्पेक्ट में वो बीटा एंगल है, यहां से लेकर यहां तक का एंगल मैं बीटा मान लेता हूं। थीटा तो नहीं मान सकते, थीटा ऑलरेडी है, तो बीटा मान के चल लिया। अब इस tan बीटा की वैल्यू, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि तुमने ग्रेड 11 में पढ़ा होगा। और अगर तुम्हें नहीं भी पता ना, तो वैसे भी मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको हम कम यूज करते हैं। मैं ये पहले ही ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो तरीका है ये लेस यूज्ड है। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ना, तुम्हें उससे ज्यादा समझ में आएगा कि यूजुअली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। और अगर मैं ऐसे भी तुम्हें बता दूं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं कि यहां से मैंने एक कंपोनेंट बनाया, यहां से हमने कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट बना के करते हैं। बट फिर भी कितनी वैल्यू होगी, F2 sin 120 डिग्री। तो sin 120 डिग्री जो है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, और वही मैं बात करूं डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, F1 + F2 cos 120 डिग्री। और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। बस इतनी सी बात है। तो यही चीज है, यहाँ वैल्यूज प्लेस करोगे तो तुम्हारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बट फिर भी अगर मैं सही से बोलूँ ना, ये तरीका थोड़ा कम ही यूज करो, बेटर रहेगा। कंपोनेंट बना के अगर करना आता है तो ज्यादातर उससे करो। ये करने का तरीका इसलिए था कि अगर मान लो सिर्फ तुम्हारे पास दो फोर्सेज है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वाले का, तब ये वाला तरीका बहुत यूजफुल है, बड़ी ही आसानी से कर सकते हो तुम। एट द एंड एंगल निकालने के लिए या डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बट कंपोनेंट बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जांपल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन उठा लो, चाहे ये वाला क्वेश्चन उठा लो, या ये तीनों ही क्वेश्चन का जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, वो एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि मेरे पास इस तरीके का कुछ सेटअप है, चार्ज है यहाँ, जो कि मैं तुम्हें समझाऊंगा। हालांकि ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा तुम्हें, ये थोड़ा सा मतलब मीडियोकर लेवल, एवरेज लेवल कह सकते हो, और ये थोड़ा टफ लेवल पे आएगा। तो ऑफ कोर्स हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं और तुम्हारे तीनों ही क्वेश्चन एक बार में ही डिस्कस हो जाएंगे इससे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि 2 balls exactly of the same mass and carrying equal charge are hung from fixed support। कि मेरे पास 2 balls हैं, ठीक है,
पहली बॉल दूसरी बॉल दोनों को मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है फिक्स सपोर्ट से। आगे बोला ये है कि दोनों का जो लेंथ है वो LL है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब तुम खुद सोचो कि अगर सेम मास है, सेम चार्ज है तो होगा क्या। मान लो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। अब फोर्स लगाने से होगा क्या कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब इस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ना बॉडी ऊपर जा रही है, ना नीचे, ना राइट, ना लेफ्ट, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। आगे देखोगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अज्यूमिंग दैट द एंगल्स मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल। अगर हम मान ले कि इनके बीच का जो एंगल है, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो बहुत ही छोटा एंगल है, तो तुम्हें क्या निकालना है, x का प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है l के रिस्पेक्ट में। अच्छा चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है बिल्कुल। अगर तुम फोर्सेस देखोगे तो कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो वेट है बॉडी का वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, बिल्कुल वेट लग रहा होगा। दूसरी चीज, जो मेरे पास ये बॉडी है वो उस बॉडी पे फोर्स लगा रही होगी, कौन सा फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी बोलना चाहो वो इस डायरेक्शन में है। और जो मेरे पास ये जो वायर है, इस वायर के अंदर क्या होगा, एक फोर्स होगा जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। वायर्स वगैरह के अंदर जब भी फोर्स होता है वो टेंशन ही होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास टेंशन होने वाला है ना, ऑफ कोर्स इसका मैं क्या करने वाला हूँ, कंपोनेंट बना लूंगा। तो एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाएंगे जो ऑफ कोर्स cos थीटा के बराबर होगा, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाएंगे जो क्या है, sin थीटा के बराबर होगा। तो किया क्या हमने कि ये जो आधा है यहाँ से एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और थीटा मानने के बाद सबसे पहली बात है कि मैंने जो टेंशन था जो कि एक एंगल पे लग रहा था उसके मैंने दो कंपोनेंट बना लिए, क्योंकि ये करना हमेशा इजी रहेगा। अब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट पे राइट पे, ऊपर नीचे जितने फोर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। कहने का मतलब कि Fe बराबर हो जाएगा T sin थीटा के। Fe यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और जो T sin थीटा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसीलिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। वही अगर मैं बात करूं दूसरे वाले फोर्स की, यानी जो mg है वेट, और t cos थीटा, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये सारी बातें मैं तभी बोल सकता हूं जब इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव नहीं कर रही इधर से उधर। अब नोटिस करो, चलो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो तुम t sin थीटा को अगर डिवाइड कर दोगे t cos थीटा से, तुम्हें क्या देने वाला है, वो t से t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan थीटा, हाँ या ना। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, t sin थीटा बाय t cos थीटा, तुम्हें क्या मिलेगा, tan थीटा। और जब तुम Fe को mg से डिवाइड करोगे, क्या मिलने वाला है, Fe बाय mg। बस यहां से लिखना बहुत आसान है। सबसे पहली बात बताओ कि ये जो Fe है उसकी वैल्यू कितनी होगी, k, यानी मतलब एक तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहली बॉडी भी q, दूसरी बॉडी भी q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, x स्क्वायर, ठीक है। तो बस मैं वही करूंगा कि मैं Fe की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, q1 q2 बाय x स्क्वायर, ठीक है। और mg तो यहाँ पे है ही है पहले से। बट यहाँ तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जब भी मेरे पास एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ये कहानी मैं कभी बहुत डिटेल में अलग से समझा दूंगा अगर तुम्हें नहीं मालूम तो, बट इतना ध्यान रखना, जब भी एंगल छोटा होता है तो हम ये चीज बोल सकते हैं। ये एप्लीकेबल तभी है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, काफी स्मॉल हो। हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि ओ ये हमेशा प्रूव नहीं, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब एंगल बहुत छोटा हो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा तो क्वेश्चन में भी लिखा है कि एंगल्स मेड बाय ईच थ्रेड इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ। अब tan थीटा sin थीटा के बराबर है, और sin थीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। चलो कैसे, मैं बताता हूँ। जरा इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ, इस ट्रायंगल को अगर पकड़ो, इस ट्रायंगल में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं लगा दूं अगर किसकी वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा के आगे मेरे लिए क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर है, x/2, x का आधा, तो ये हो गया x/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये तो वायर ही है और वायर की लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, l। तो मुझे पता लग गया कि sin थीटा की वैल्यू है x/2 डिवाइडेड बाय l। बस मैंने उसी को बराबर कर दिया किसके, tan थीटा के। अब मुझे जैसे ही tan थीटा की वैल्यू मिली,
इसकी जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू। और जैसे ही मैं प्लेस करूंगा देखो क्या होगा, x/2l ये भयंकर सी बड़ी वैल्यू के बराबर हो गया। बट इतनी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें लगेगा वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो बोल रहा है कि तुम्हें x के बीच में और l के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, बस कि वो किस तरीके से आपस से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो तुम्हें करना क्या है, जैसे ही तुमने एक इक्वेशन बनाई ना, जितने भी x हैं उनको एक साइड पे कर लो, जितने भी l हैं उनको एक साइड पे कर लो। तो करने हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने x³ को एक साइड कर लिया, l को दूसरी साइड कर दिया। जितनी भी बाकी वैल्यूज हैं उनसे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ x और l पे फर्क पड़ता है। और अब मैं जब ये क्यूब उस साइड भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, हाँ या ना, क्यूब रूट यानी 1/3 पावर। अब तुम नोटिस करो साफ साफ, जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l की पावर 1/3 के, है ना, क्यूब रूट ऑफ 3 के। तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर क्या होने वाला है, डी, ये होगा आंसर। तो तुम नोटिस करो यहाँ तुमने कितनी सारी चीजें करी। इक्विलिब्रियम में पहले फोर्सेस को बराबर रखा, उससे भी पहले तुमने फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मैंने तुम्हें ये चीज भी बता दी कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो sin थीटा के बराबर होगी, मतलब तब होगी जब मेरे पास एंगल बहुत स्मॉल होता है। बस उसी लॉजिक को यूज करके मैंने अपना आंसर निकाल लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत ही कह सकते हो अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉजिक यूज हुए, ठीक है। और बाकी फोर्स की कहानी में, कूलम्स लॉ की कहानी में इतना ही। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।